ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं। तो इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे से वो सब बातें जानेंगे कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हमें कौन कौन से कार्य करना है। बहरहाल चलिए वीडियो में हम आगे आपको वीडियो दिखाना शुरू करें। उससे पहले वही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान सेवा चैनल की लिंक यदि आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप अपने गाँव का नाम, शहर का नाम, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख कर हमें व्हाट्सएप कर दें। और साथ ही यदि आपकी कोई कृषि से जुड़ी कोई समस्या है, उसका समाधान आप चाहते हैं तो हम आपको आपके व्हाट्सएप पर वो भेज देंगे। चलिए, डॉक्टर बारपेटे हमें बता रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों में हमें कौन कौन से कृषि के कार्य करना है। चलिए देखते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारी रबी का सीज़न कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारे किसान साथियों ने गर्मी की जो सब्जियां हैं वो लगा रखी है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में प्रमुखता से हमारे यहाँ बैतूल ज़िले में जिनकी खेती होती है उनमें है कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय का मतलब है गिलकी है, करेला है, तोरई है, कद्दू है, लौकी है। ये सब्जियां प्रमुखता के साथ हम लगाते हैं और उनका उपयोग भी करते हैं। इन सब्जियों में कुछ कीट और व्याधियां बहुत ही कॉमन है और जिससे किसान बड़े पैमाने पे परेशान होता है और बहुत सारी वांछित और बहुत सारी अवांछित दवाइयों का प्रयोग करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे पॉकेट के लिए भी लाभकारी नहीं है। सबसे पहले तो इन सब्जियों में एक जो समस्या आती है जिनको लेके किसान बार बार प्रश्न करते हैं और दवाइयाँ अनावश्यक उपयोग करते हैं, उनकी चर्चा मैं कर लूँ। इन सभी सब्जियों में दो तरह के फूल आते हैं, ये हमारे किसान भाई भली भांति जानते हैं। एक नर फूल जिसमें फल नहीं लगता है और ये सामान्य तौर पे पहले आते हैं। जैसे ही बेला में फूल की प्रक्रिया चालू होती है तो जो पहले लगने वाले फूल हैं वो नर फूल कहलाते हैं और इन नर फूलों में फल नहीं लगते हैं। दूसरे नंबर पे मादा पुष्प आते हैं जिसमें पहले से ही फल एक छोटे से रूप में होता है और फिर परागण की क्रिया कंप्लीट होने के बाद वो फलों का विकास होता है। सामान्य फल बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर जो मादा पुष्प, अगर वो फल विकसित नहीं हो रहा है तो पीला पड़ के गिर जाएगा। वो उसका परागण की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई, जिससे उसका विकास नहीं हुआ और वो पीला पड़ के वो फल नष्ट हो जाता है। बड़े पैमाने में किसान यहाँ पे दवाइयों की बात करते हैं और कुछ कम ज्ञान हमारे जो भी इससे संबंधित लोग हैं उनके पास है, जिसकी वजह से उसमें अनावश्यक कई तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं। मैं एक चीज़ स्पष्ट यहाँ कर दूँ, इस समस्या के निजात के लिए रासायनिक दवाइयाँ कारगर नहीं है। किसी भी स्थिति में हम यहाँ पर रासायनिक दवाइयों का प्रयोग इस समस्या के लिए नहीं करें। अब करना क्या है, जब कद्दू वर्गीय फसलों की हम खेती का प्लानिंग करते हैं तो बेला उगने के बाद, पौधा उगने के बाद जब 4 पत्ती 6 पत्ती होती है उस समय एक एथरिल नाम का ग्रोथ हार्मोन्स आता है, उसका प्रयोग करें। और उसकी स्टेज वही है अंकुरण के तुरंत बाद, जब 4 पत्तियां उसमें हो उस स्टेज पे एथरिल का प्रयोग करें। और एथरिल का जो डोज होगा, 1 ग्राम दवाई को 4 लीटर पानी में घोलें और उसका छिड़काव करें। अब ये अगर हम नहीं कर पाए हैं तो बाद में फिर हम पोषक तत्वों का प्रबंधन सही ढंग से करें। रासायनिक उर्वरक के माध्यम से करें, जैविक के माध्यम से करें या हमारे ऑर्गेनिक कंपोस्ट के माध्यम से करें, पर पोषक तत्वों का प्रबंधन सही करें। और बैतूल ज़िले में कम से कम 5 तरह के तत्व देना आप सुनिश्चित करिए: नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास, जिंक और सल्फर। ये 5 तत्वों की पूर्ति आप अच्छे से करिए और पानी का प्रबंधन सही करिए। जो भी क्रांतिक अवस्था पे ज़मीन के अनुसार होती है, गर्मी के सीज़न में क्रांतिक अवस्था हो सकता है आपको 10 दिन के अंतराल पे पानी की ज़रूरत पड़े अगर आपकी हल्की ज़मीन है तो,
हो सकता है हमारी ज़मीन अगर अच्छी है, उसमें हमारा कंपोस्ट वगैरह की मात्रा सही मिली हुई है, तो आपको 15 दिन 18 दिन में पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी का प्रबंधन और पोषक तत्वों का प्रबंधन करें और इन अविकसित पीले पड़े हुए फलों को निकाल के बाहर करें। अगर ये आप काम करेंगे तो निश्चित ही अच्छा ये एक ऐसी समस्या है परागण वाली, ये समय के साथ अपने आप ठीक होती है प्राकृतिक रूप से। अगर आपके आरंभिक अवस्था में फल विकसित नहीं हो रहे हैं तो आप परेशान मत होइए, पोषक तत्व और पानी का प्रबंधन सही करिए। एक सप्ताह बाद 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो परागण की प्रक्रिया है वो प्राकृतिक रूप से ठीक होती है और फल उसमें लगेंगे। अच्छा। अब दूसरे जो विकसित फल कि फलों का सब विकास तो हो गया, पर विकास होने के बाद वो पीले पड़ रहे हैं और गिर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ये भी बड़े पैमाने पे होता है कि फल विकसित हो गया और फिर पीला पड़ के ख़राब होके गिर रहा है। ये है फल मक्खी का प्रकोप, फ्रूट फ्लाई। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी, और ये सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्रमुखता से आता है। और विकसित फल के अंदर अगर आप उसको काट के देखेंगे, चीर के देखेंगे, तो उसमें अंदर इल्लियाँ निकलती हैं जी। तो ये फल मक्खी है, और फल मक्खी के लिए भी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग अनुशंसित नहीं है। यहाँ पर हमें अब गैर रासायनिक दवाइयों में क्या करना है, एक तो हम इसके लिए प्रपंच आता है, फेरामोन प्रपंच, फल मक्खी का फेरामोन प्रपंच आता है, उसको लगाएं। 1 एकड़ में 3 या 4 लगते हैं, बहुत सस्ता है ये। और जो हमारे आदान विक्रेता है, अगर किसान भाई इनसे संपर्क करें तो ये उपलब्ध करा देते हैं। तो फल मक्खी का फेरामोन प्रपंच आप प्रयोग करें, ये बहुत कारगर है। दूसरे नंबर पे एक और अनुशंसित तकनीक जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप गुड़ लीजिए और गुड़ का चाशनी बनाइए। आपने 100 ग्राम गुड़ लिया, उसको आधा लीटर पौन लीटर पानी में आप उबाल दीजिए, तो वो चिपचिपी चाशनी आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह की चाशनी में 1 लीटर चाशनी में आप 2 से 3 ml कोई सामान्य कीटनाशक जी, सामान्य कीटनाशक क्लोरोपाइरीफास सबसे सस्ता आसान है, क्यूनालफास है बहुत आसानी से उपलब्ध है, या आपका प्रोफेनोफास है, ट्राइजोफास है, जो आसानी से उपलब्ध सस्ता कीटनाशक आपके पास है उसको ले लीजिए और उस 1 लीटर चाशनी में 3 से 4 ml डालिए, उसको मिक्स कर दीजिए और उसके अंदर आप कागज़ को लपेट दीजिए ताकि वो चाशनी कागज़ के ऊपर अच्छे से लग जाए। दवाई मिली हुई है उसमें, इंसेक्टिसाइड मिला, और इनको आप खूंटियों के ऊपर लगा के, और जहाँ आपने सब्जियां लगा रखी है वहाँ 1 एकड़ में 10-15 जगह आप इसको टांग दीजिए। अच्छा। तो जितनी फल मक्खी है वो इस गुड़ की चाशनी पे पहले बैठेगी। मक्खी है उसका स्वभाव बिल्कुल सामान्य घरेलू मक्खी की तरह होता है। अगर गुड़ की चाशनी है वो उसके ऊपर पहले फीडिंग करेगी, और उसमें चूंकि इंसेक्टिसाइड मिला है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बिना इंसेक्टिसाइड का फसल के ऊपर प्रयोग किए भी हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नीम तेल का प्रयोग आप करिए, वो भी बहुत कारगर है। 5 ml प्रति लीटर की दर से घोल के और 8 दिन 10 दिन के अंतराल पे नीम तेल का आप छिड़काव करिए, तो आपका ये जो फल मक्खी है इसको आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इसमें कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत छोटी मात्रा में गर्मी में विषाणु रोग आता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ती है, बाद में फल भी पीले पड़ते हैं। तो पहला स्टेप है आप रोगग्रस्त पौधों को निकाल के नष्ट करिए। विषाणु रोग का एक मूल मंत्र है कि जिस दिन पहला पौधा आपको दिखता है रोगग्रसित, उसी दिन उसको नष्ट कर दीजिए। और रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए पीला चिपचिपा प्रपंच ये बाज़ार में मिलता है, 1 एकड़ में 15-20 लगाइए, बहुत कारगर तकनीक है। रासायनिक दवाइयों पे मत जाइए, क्योंकि सब्जी भाजी में 90% रासायनिक दवाइयाँ अनुशंसित नहीं हैं। उनके अनुशंसा के साथ में उनमें बहुत सारी शर्तें जुड़ी है, तो बेहतर है हम उस रास्ते ही न जाएं। जब गैर रासायनिक चीज़ें उपलब्ध हैं आप उनका प्रयोग करें। इसके अलावा बीमारियों की जो संख्या है वो बहुत ही सीमित है, चूँकि नमी नहीं है इसलिए रोग बीमारियाँ ज़्यादा आती नहीं हैं। पानी का प्रबंधन सही करें, गुड़ाई करें, अगर संभव है तो
गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि वो आपकी जितनी भूमि जनित कुछ समस्याएं हैं उनको वो नियंत्रित करता है। इन सब्जियों के अतिरिक्त एक भिंडी हमारी बड़ी प्रमुख सब्जी है गर्मियों में, और भिंडी में पीला मोजेक आता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ती है। रोगग्रस्त पौधों को निकाल के बाहर करिए, लगा मत रहने दीजिए, पीला प्रपंच लगाइए, नीम तेल का छिड़काव करिए। इसके अलावा एक और बड़ी गंभीर समस्या बैतूल ज़िले में देखने को मिल रही है, वो है लाल मकड़ी। अच्छा। गर्मियों में लाल मकड़ी का प्रकोप भिंडी की सब्जी में, भिंडी के फसल में बहुत कॉमन है, और ज़्यादातर किसान उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, ज़्यादातर आदान विक्रेता उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। और यहाँ स्पष्ट मैं कर दूं, पौधा आपका पीला पड़ेगा, कमज़ोर होगा, फल बहुत कम लगेंगे या उनकी वृद्धि सही नहीं होगी, और पत्ती को जब हम पलट के देखते हैं तो उसके निचली सतह पे लाल लाल खून के बिल्कुल गहरे लाल महरून कलर के बारीक बारीक धब्बे दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ये धब्बे नहीं है, ये कीट है। वो मूवमेंट बहुत स्लो करता है। आप अगर उसको टच करेंगे किसी निडल की सहायता से तो वो मूवमेंट करता दिखेगा, चलता दिखेगा। और क्योंकि ये मकड़ी है, लाल मकड़ी, रेड माइट, ये इंसेक्ट नहीं है, तो जितने इंसेक्टिसाइड है वो इस पे काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमको मकड़ी नाशक चाहिए, अकेरीसाइड जिसको बोलते हैं, वो चाहिए। और वो बैतूल ज़िले में बहुत आसानी से नहीं मिल रहे हैं। अगर आप किसी दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे मकड़ी नाशक चाहिए, अकेरीसाइड चाहिए, तब वो व्यवस्था करके दे सकता है। और जो कॉमन मकड़ी नाशक है उसमें सबसे कॉमन है ओमाइट, माइटीसाइड है ये। ओमाइट आसानी से मतलब बैतूल में भी मिल सकता है, या कम से कम बाज़ार में इधर उधर दूसरी जगह तो मिल ही जाएगा। इसके बाद फिर एक डाइकाफॉल के नाम से आता है, वो भी एक कॉमन माइटीसाइड है। ये दो में से किसी एक को आप लें और उसका छिड़काव करें, ये बड़े आसानी से नियंत्रित होगा। अन्यथा दूसरे सभी रासायनिक कीटनाशक इस पे कारगर नहीं है। तो ये हमारी सब्जियों का प्रमुख जो समस्याएं हैं बैतूल ज़िले की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की, उनके मैंने चर्चा की। किसान भाइयों से एक और निवेदन है, कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें, खास करके जो सब्जी उत्पादक किसान हैं, और समस्याओं के साथ कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क करें। निश्चित ही मैं और मेरी टीम के दूसरे साथी हम प्रयास करेंगे कि हमारे किसानों को सही लाभ मिले, इस संस्था का उद्देश्य पूरा हो, किसान को